सरकार लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पेश करने जा रही है। सरकार की मंशा लोकसभा में इसे पारित कराने की है। संसद की एक संयुक्त समिति की रिपोर्ट के बाद संशोधित किए गए वक्फ विधेयक को लोकसभा में विचार और पारित किए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार की तरफ से इस बिल को पारित कराने की जिम्मेदारी खुद पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने उठाई है। अमित शाह बिल के पेश करने से पहले एक्टिव हो गए हैं। सबकी नजर मुस्लिम समुदाय में मजबूत पैठ रखने वाले एनडीए के दो सहयोगी दलों के रुख पर लगी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक 2 अप्रैल को संसद में पेश किया जाएगा। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग हुआ और उसमें हमने गवर्नमेंट का तरफ से एक पक्ष रखा कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसमें तय करे। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे और ज़्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। चर्चा तो हमेशा ऐसे होते हैं जब आप टाइम तय करते हैं तो अगर हाउस को लगे कि डिस्कशन का समय को बढ़ाना चाहिए तो समय को बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर बहाना बना करके अब चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता है और बहाना बना करके वॉकआउट करने का कोई कदम उठाते हैं तो मैं रोक नहीं सकता हूं उसको। हम तो चर्चा चाहते हैं और जेपीसी ने व्यापक रूप से इस बिल का स्क्रूटनाइज किया, चर्चा किया और पार्लियामेंट में फिर से टेबल किया रिपोर्ट को। फिर कैबिनेट ने इसको जांच करके अच्छा से इसमें जो प्रोविजंस है उसको देख करके फिर से आज हम बिल को लाने का बात कर रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना मत रखने का अधिकार है और देश सुनना चाहता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या पोजीशन रखता है, ये सुनना चाहता है और ये रिकॉर्ड करेंगे। हजारों साल तक ये रिकॉर्ड रहेगा कि इतना अच्छा वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ला रहे हैं इसको किसने विरोध किया और किसने समर्थन किया, ये रिकॉर्ड में रहेगा। लेकिन चर्चा तो करें। तो अगर चर्चा नहीं करना चाहते हैं और आप बहाना बना करके अगर वॉकआउट करेंगे तो मैं तो उसका जिम्मेदार तो हो नहीं सकता। सर, ऑपोजिशन कह रही है कि वो मणिपुर पे डिबेट मांग रहे थे और वो कहते हैं ऐसा है 12 बजे से कल क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल को मैं टेबल करना चाहता हूं फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, पारित होने के लिए। उसके बाद हमने 8 घंटे के लिए मान लिया गया है कि चर्चा 8 घंटे का होगा और बढ़ाना चाहते हैं तो हाउस में स्पीकर सेंस लेकर के बढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वक्फ बोर्ड पर दिए गए बयान पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के सीएम पर निशाना साधा और यह आरोप लगा दिया कि सरकार मस्जिदों और मंदिरों के विवाद पैदा करना चाहती है। भारत के एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सर्वेक्षण आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर संपत्ति को वक्फ घोषित किया जाता है। वक्फ एक्ट में संशोधन के बाद मुसलमानों की संपत्ति नष्ट हो जाएगी। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा, जो आप लोग डर के नहीं पूछ रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने कहा कि कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करता है वक्फ बोर्ड। झूठ बोल रहे हैं। वक्फ प्रॉपर्टी कैसे बनती है? एक सर्वे कमिश्नर जो स्टेट गवर्नमेंट में कलेक्टर से सीनियर होता है, वो सर्वे करता है, ऑब्जेक्शन कॉल फॉर करता है, उसके बाद रिपोर्ट देता है चीफ सेक्रेटरी को और चीफ सेक्रेटरी उस बुनियाद पर एक गजीट नोटिफिकेशन इशू करते हैं और उस बुनियाद पर, गजीट नोटिफिकेशन की बुनियाद पर वो प्रॉपर्टी वक्फ कहलाती है। अब आप ये कह रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर करते? क्या उत्तर प्रदेश में जितने गजीट नोटिफिकेशन है, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड के हो, शिया वक्फ बोर्ड के हो, उनको मानना चाहिए ना। गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है, गवर्नमेंट हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में रहती है, पार्टीज पावर में नहीं रहती है। तो योगी आदित्यनाथ ये झूठ बोल रहे हैं और ये चाहते ये हैं कि मस्जिद के झगड़े शुरू हो जाए, वहां पर कोई जाकर पिटीशन डाल दे सरकार को कि भाई यहां पर मस्जिद नहीं थी। इस बिल में मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें पावर इतने हैं कि कलेक्टर अगर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा किसी वक्फ प्रॉपर्टी की
तो इंक्वायरी खत्म ही नहीं करेगा कलेक्टर, और जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो ये वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए मोदी सरकार ये बिल को ला रही है। कोई वक्फ की प्रॉपर्टी का इसमें हिफाजत नहीं होगी, ना उसका रेवेन्यू में इजाफा होगा। आप 12 साल आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर रहे हैं, क्यों अप्लाई कर रहे हैं लिमिटेशन? हिंदू धर्म के ऊपर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। तो जो एनक्रोचर 12 साल से ओनर बन जाएगा, वो ओनर बन जाएगा ना। अब ये बताइए कौन सा काम कर रहे हैं आप कौन सा प्रॉपर्टी बचा रहे हैं? ये पार्लियामेंट सामने मस्जिद है, आप वक्फ बाय यूजर निकाल के कह रहे हैं कि डिस्प्यूट गवर्नमेंट होगा, डिस्प्यूट होगा, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी। दिल्ली एलडीओ कहती है ये मस्जिद जो है हमारी है। कल कलेक्टर को आप पावर्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे बोलेगा ये मस्जिद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मस्जिद बंद हो जाएगी। फिर ये हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। अब इसका गवर्नमेंट कैसा इसका रद्द करेगी? और फिर इनके जो चमचे हैं दुम छल्ले, एक अजमेर दरगाह के वो कौन है, वो दीवान का बेटा है। देखिए ख्वाजा एक्ट के तहत वो दीवान गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, नौकर है वो गवर्नमेंट का, और आप लोग लिखते नहीं है, बोलते नहीं। उसको हर साल एक कोर्ट का, हाई कोर्ट की जजमेंट से उसको साल में 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। वो बताए, वो दीवान का बेटा कि भैया दीवान बताए कि कितना उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बेवा महिलाओं के लिए, मुस्लिम यतीम बच्चों के लिए उन्होंने कौन सा मदद की। और उसका तो कोई वक्फ भी नहीं है। उनका कौन सा वक्फ है बताइए? उनका तो वक्फ ही नहीं है। अच्छा, आपके किरण रिजिजू हैं, वो बुद्धिस्ट हैं, क्या वो बिहार कैंटोनमेंट बोर्ड मेंबर बन सकते? नहीं बन सकते। वो बोध गया बन सकते, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में बुद्धिस्ट का डेफिनेशन भी हिंदू में आता है। मगर बिहार कैंटोनमेंट बोर्ड में लिखा सिर्फ हिंदू, सिख भी नहीं बन सकता। सिख भी हिंदू होता है लीगली, और बुद्धिस्ट भी होता है, वो अपने मेंबर नहीं बन सकते। तो अब यहां पर लाके आप नॉन मुस्लिम को ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? ताकि नॉन मुस्लिम ज्यादा हो जाए स्टेट वक्फ बोर्ड में। उसके बाद आप वक्फ बाय यूजर के निकाल रहे हैं कंडीशन के साथ, तो आप पूरा कब्जा कर लेंगे आप। ये हमारा जेन्युइन कंसर्न है। ये कोई वक्फ को बचाने के लिए, वक्फ को इंप्रूवमेंट कर नहीं लाया जा रहा है। मुसलमानों से मस्जिदों को छीनने के लिए, दरगाहों को छीनने के लिए कानून ला रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम कुमार जैन ने कहा, हमारी पार्टी इसका समर्थन करेगी। चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों के पक्ष में है। पूरा मुस्लिम समुदाय वक्फ संशोधन विधेयक के पेश किए जाने का इंतजार कर रहा है। हमारी पार्टी इसका समर्थन करेगी। चंद्रबाबू नायडू पहले ही कह चुके हैं कि हम मुस्लिम समुदाय के हित के लिए काम करेंगे। कल ये विधेयक पेश किया जाएगा, इसके बाद ही हम इस पर कोई टिप्पणी करेंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों के पक्ष में हैं। संभवतः कल पार्लियामेंट में पेश होने वाले वक्फ संशोधन बिल पे पूरे देश की नहीं, पूरे मुस्लिम समाज की निगाह भी जमी हुई है। लगभग 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की ज़मीन, जिस पे बहुत से लोगों ने इलीगल कब्जा भी बना रखा है, अगर संशोधन बिल द्वारा ये ज़मीनों पे कब्जा वापस लेके मुसलमानों के हित में अगर संशोधन बिल आता है, तो निसंदेह हमारी पार्टी उसका समर्थन भी करेगी। ये भी मैं बता दूं कि माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने हर समय संशोधन बिल के ऊपर अपनी राय भी रखी है, और उन राय पे विचार विमर्श करके संभवतः उसको लागू भी किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू साहब ने ऑलरेडी ये कहा है कि हम मुसलमानों की हर हित की रक्षा करेंगे। बार बार उन्होंने कहा है कि हिंदू और मुस्लिम मेरी 2 आँखों की तरह हैं, मैं किसी भी आँखों के साथ अन्याय नहीं कर सकता। इसी प्रकार हम मुस्लिम समाज के हर हित की रक्षा करेंगे, हर हित के उनके पक्ष में हैं। जो भी होगा, कल संभवतः ये बिल आएगा, उसके बाद ही हम चर्चा कर पाएंगे कि हमारी मांगों को कितना उन्होंने उसमें रखा गया, माना गया। उसके बाद ही हम इसके बारे में अपना कमेंट्स करेंगे। लेकिन मैं मुस्लिम समाज को ये आश्वस्त कर दूं कि चंद्रबाबू नायडू साहब 100% 100% मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों के हित के लिए हैं, मुसलमान समाज के साथ हैं। वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम समुदाय 2 फाड़ में बटा है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादनशील काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के वक्फ बिल पर दिए गए बयान पर करारा प्रहार किया। नसरुद्दीन चिश्ती ने इमरान मसूद से सवाल किया कि वो साबित करें कि कहां दलाली हुई है। सिर्फ इसलिए कि हम आपसे सहमत नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दलाल हैं। इमरान मसूद को अजमेर दरगाह के इतिहास के बारे में नहीं पता। मैं गरीब नवाज का बेटा हूँ, जिसके दर पर आप सर झुकाते हैं। अजमेर दरगाह का इतिहास पढ़िए। मुझे आपको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सांसद हैं।
मुझे लगता है कि आपके मुंह से अच्छे शब्द निकलने चाहिए। अगर आप सम्मान देते हैं तो आपको भी सम्मान मिलेगा। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि वो आपको अभी से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करने की हिदायत दे। नहीं है, कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? जिनको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, कोई भी आप किसी के लिए भी आप सवाल पूछ लेंगे, हैं कौन ये, इनकी हैसियत क्या है, ये किस हैसियत में बात कर रहे हैं? ये दलाली बंद करें भाजपा की। ये आप कह रहे हैं मुझे जानता कौन है, तो देखिए दरवेश ना अनस्त के मशहूर जहानस्त, दरवेश हमें अनस्त के बेनाम निशानस्त। तो दरवेशों को जान पहचान की जरूरत नहीं होती। और मैं आपको बता देता हूँ, आप जानते हैं लेकिन आपको ठीक है पॉलिटिकल बयान देना था। मैं गरीब नवाज की औलाद हूँ जिसके आस्थाने पर आके आप सर झुकाते हैं। जो इस बर्रे सगीर में दीन को लेकर आए, मैं उनकी औलाद हूँ। दूसरी चीज़ ये आप जो बात कर रहे हैं कि उनको जानता कौन है, तो हमारा 800 साल का इतिहास है। अजमेर दरगाह के सज्जादा नशीन की हिस्ट्री पढ़िएगा। अगर उर्दू आती है तो उर्दू में पढ़िएगा, पर्शियन आती है तो पर्शियन में पढ़िएगा, और इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में पढ़िएगा आप। रही बात उसकी कि सज्जादा नशीन, अजमेर दरगाह के सज्जादा नशीन आधिकारिक तौर पे होते हैं, कानूनी रूप से स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन कहलाते हैं। मैं उनका जानशीन हूँ और मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूँ, लेकिन आप एक ऑनरेबल मेंबर हैं। आपके जब भी स्टेटमेंट दें तो मैं समझता हूँ कि आपकी ज़बान से अच्छे अल्फाज निकलने चाहिए। रेस्पेक्ट देते हैं तो रेस्पेक्ट मिलती है। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करूँगा अभी भी कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे कि ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल ना करें। और दलाली की जो तक बात कर रहे हैं आप, तो आप ये साबित करें कि कहाँ दलाली हुई है। मतलब आपका साथ नहीं देना, आपकी हाँ में ना नहीं मिलाना, तो मतलब आदमी दलाल हो जाएगा। अगर हुकूमत की हम हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं लॉजिकली। आप मुझे बताएं कि आज तक वक्फ में आप लोगों ने क्या किया। आप यूपी से आते हैं, आप यूपी वक्फ के बारे में बता दें कि क्या वहाँ की प्रॉपर्टियाँ सेफ हैं, आप लोगों ने क्या स्टेप उठाए। मतलब आपकी हाँ में हाँ कोई मिलाएगा तो आपका अच्छा आदमी, और कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गई तो आप उस पर कोई भी इल्ज़ाम लगा देंगे। ये आप लोगों को जेब नहीं देता, आप जिम्मेदार ओहदे पे बैठे हुए हैं। वक्फ बिल को लेकर सियासी पारा गर्म है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी वक्फ बिल के खिलाफ पहले भी थी और आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन बीजेपी कर रही है वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहती है। नहीं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। सर, साथ ही जो अजमेर के हैं वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, चिश्ती लोग, वो लोग कह रहे हैं कि इसको भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सही है। ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है। बीजेपी जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उनके पास साधारण बहुमत नहीं है, वे अन्य दलों के समर्थन के बिना इसे पारित नहीं कर सकते। हर संडे को बैठकर माइनॉरिटीज़ अफेयर्स मिनिस्टर अगले हफ्ते की बात करते हैं कि वक्फ बिल लाएंगे। ये पिछले 3 महीने से हम यही बात सुन रहे हैं और बीएसी में ये डिस्कशन के लिए आता भी नहीं है। तो या तो वो पब्लिक का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं या फिर उनकी मंशा ही नहीं है कि बिल पेश हो, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास बहुमत नहीं है। और जेडीयू हो, टीडीपी हो और चिराग पासवान जी की पार्टी हो, शायद उसको समर्थन ना दें और उनका खुद का बहुमत है नहीं। तो रोज़ रोज़ एक एजेंडा बना देना, संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर ये कहना कि हम लाएंगे, हम चाहते हैं समर्थन मिले, तो दिखाता है कि ये किसी इंपॉर्टेंट चीज़ से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी हो सकती है जो यूएस टैरिफ्स लागू होने वाले हैं 2 अप्रैल से। फार्मा इंडस्ट्री, बाकी सारी इंडस्ट्रीज ये मांग कर रही हैं कि यूएस को से किसी तरीके से बातचीत कर कर ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स हटाया जा सके, क्योंकि देश में इकोनॉमिक व्यवस्था गड़बड़ाएगी। तो बहुत सारी मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, जिससे ध्यान भटकाने के लिए वो हर हफ्ते ये एजेंडा लेकर आते हैं, पर एजेंडा अनुसार काम नहीं होता है। सर ने भी कहा कि चर्चा में भाग ले और एक पॉजिटिव। अगेन मैं रिपीट करूँगी, हर रविवार को आकर वो यही बोलते हैं कि हम बिल पेश करेंगे, हम लाएंगे, विपक्ष को इसमें समर्थन देना चाहिए, विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ना किसी को बिल का रंग रूप पता है, ना किसी को पता है किस तरीके से चर्चा का विषय बनेगा।
किसी को ये भी नहीं पता प्रेजेंट होगा कि नहीं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो चर्चा का विषय ही नहीं है। तो यहाँ पर आकर मीडिया से कुछ और बोलना और पार्लियामेंट्री काम करते वक्त कुछ और बातें करना, बहुत ही उसमें अंतर है। मैम, बिल का अपोज करना चाहिए। जेडीयू, टीडीपी और चिराग पासवान की पार्टी को भी अपोज करने के लिए उन्होंने अपील की है, कहा ये बिल्कुल भी हित में नहीं है देश के। देखिए, जो अब तक बातचीत हो रही है, जेडीयू टीडीपी ने अपना रिजर्वेशन जताया है इस बात को लेकर। चिराग पासवान जी के भी हाल ही में आए कमेंट से लग रहा है कि वो भी इस बिल को लेकर शायद इनके समर्थन में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को ये ध्यान रहना है कि बीजेपी अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मेजॉरिटी नहीं है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पर पूर्ण बहुमत उनके पास नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी नहीं है। तो उनको समर्थन के बगैर ये पास नहीं हो सकता। पहले कंसेंसस बिल्डिंग होगी, फिर ही किसी तरीके की चर्चा का विषय बनेगा। मैं फिर से दोहराऊंगी, ये इनका सिर्फ ध्यान भटकाने का मुद्दा है, ये पार्लियामेंट में पेश होने का इनका एजेंडा ही नहीं है। केंद्र सरकार नए बिल के जरिए ये प्रावधान करना चाहती है कि वक्फ ट्रिब्यूनल में 2 से ज्यादा सदस्य हो। साथ ही ट्रिब्यूनल के फैसले को 90 दिनों के अंदर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सके। अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि यदि किसी जमीन को वक्फ ने अपना बताया तो उस जमीन पर दावा करने वाले दूसरे पक्ष की जिम्मेदारी है कि वो भी ये साबित करे कि जमीन उसकी है। मतलब कि बर्डन ऑफ प्रूफ वक्फ के दावे का विरोध करने वाले व्यक्ति पर होता है। सरकार नए बिल में इस समस्या का समाधान कर रही है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।